हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का बारे में। पहला वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको बताया गया था रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन गिवन है, उसका रेट कैसे लिखते हैं, रेट की यूनिट क्या होती है, इसका बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जहाँ में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए। वैसे आपको नोट्स सिग्मा क्लासेस का एप्लीकेशन में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। खुद का नोट जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखिए, पहला कौन सा फैक्टर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा हमारा होता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा हमारा होता है फैक्टर टेम्परेचर। चौथा जो होगा हमारा वो हो जाएगा कैटालिस। फिर हमारा होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर हमारा होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे भी रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, अफेक्ट करती है। और हमारा फोर्थ होता है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, इतने सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे और फैक्टर होते हैं जहाँ में रिएक्शन की रेट क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये हमारा टेम्परेचर है। इसका बाद 3-4 वीडियो जो आएंगे उसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर पे ही आएगा, क्योंकि ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वन बाई वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने से रिएक्शन की रेट चेंज हो जाती है क्या। अगर हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है, तो जनरली देखा जाता है कि जो हमारा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होता है उनकी रिएक्शन की रेट ज़्यादा होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गैस का रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसका बाद लिक्विड का होता है, फिर सॉलिड का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, अगर हमारा मान लीजिए रिएक्टेंट हमारा किस में है, गैसियस में है, तो उसमें क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल का बीच में अट्रैक्शन कम होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, तो मॉलिक्यूल की कोलाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर इन दोनों का कोलाइड होने की इस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जनरली देखा जाता है कि जो हमारे गैसियस रिएक्टेंट होते हैं उनका जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। फिर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, हमारा जो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अर्हेनियस ने अपना एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिया और बोला कि एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से, देखिए अर्हेनियस का काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नीट में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो अर्हेनियस ने क्या बोला कि एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से, एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से जो रेट होता है, रिएक्शन की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है या ट्रिपल हो जाती है। तो एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये अर्हेनियस का, आगे हम लोगों को पढ़ना है इसको पूरा डिटेल में। देखिए, कैटालिस्ट क्या काम करता है? कैटालिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। तो हमारा कैटालिस्ट दो टाइप की भी होता है। कभी कभी ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाने का वजह क्या करते हैं, रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। तो ऐसे टाइप के कैटालिस्ट को हम लोग बोलते हैं निगेटिव कैटालिस्ट। कोई कोई कैटालिस्ट ऐसा होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, जो स्पीड अप करता है, वो हमारा कैटालिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है। तो आपको कैटालिस्ट में यहाँ में पॉजिटिव कैटालिस्ट का बारे में बात करना है। हम लोग का जो ये चैप्टर है उसमें जो कैटालिस्ट लेते हैं वो कौन सा कैटालिस्ट लेते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट लेते हैं। और जो आप लोग देखिए, जब हमारा हेवर्स प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है,
तो यहाँ में कैटालिस्ट हम लोग क्या लेते हैं, Fe लेते हैं। Fe क्या करता है, अमोनिया का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया। और कोई कोई कैटालिस्ट ऐसा होता है जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है, उसको हम लोग निगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। और देखिए जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। तो इस प्रोसेस में हम लोग मोलिब्डेनम को यूज़ करते हैं, और मोलिब्डेनम हमारा क्या होता है, प्रोमोटर होता है। और ये क्या काम करता है, कैटालिस्ट की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हो गया कैटालिस्ट। लाइट क्या होती है, हमारा रिएक्शन जो होती है, फोटोकेमिकल इक्वेशन जो होती है, उसको लाइट देंगे तभी रिएक्शन होगा। तो लाइट से भी हमारा जितना भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग देख रहे होंगे कि मीथेन रिएक्टेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमें कुछ लाइट चाहिए इन दोनों का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, CH3Cl + HCl। तो यहाँ में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रही है, जैसे ये होमोलाइसिस होती है, आपको मालूम होगा, जैसे ये CH4 है और आपको क्या है Cl है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। फोटोन मतलब एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिलेगा, फोटोन का फॉर्म में। तो लाइट चाहिए, अगर लाइट दे देंगे तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी, तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो गई, बढ़ गई, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारा होता है सरफेस एरिया। तो देखिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। हमारा सरफेस एरिया क्या करता है, सरफेस एरिया क्या होता है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि अगर आपका पास ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास एक मिल्क है, ठीक है, तो आप देखिए मिल्क है और इसमें आप लोग क्या डालना चाह रहे हैं, शुगर। अगर आप शुगर सॉलिड का फॉर्म में डाल देंगे तो ये उतना जल्दी डिजोल्व नहीं होगा। अगर आप इसको शुगर को आप क्या कर देंगे, छोटा छोटा पार्टिकल कर दीजिए, तोड़ दीजिए और इसमें डाल दीजिए, तो जैसे डालेंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल होंगे उसको चारों तरफ से मिल्क घेर लेगा, है कि नहीं। तो अब मिल्क और इन दोनों का बीच में डायरेक्ट रिएक्शन होगा तो मिल्क जल्दी से रिएक्शन कर लेगा। लेकिन वही आप एक बड़ा सा पार्टिकल को डालेंगे तो मिल्क तो ये बाहर वाले पार्टिकल का साथ में रिएक्शन कर रहा है, अंदर वाले पार्टिकल का साथ में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएंगे उतने ही ज़्यादा आपका क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड होगी, रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। फिर हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए हम लोग 1 by 1 सबका बारे में पढ़ेंगे, मैं अभी ओवरव्यू आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है। एक्टिवेशन, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है और रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और यहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और यहाँ में प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए हमारा अभी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस पाथ से गया और इस पाथ में जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ में हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो ये पूरा ट्रांजिशन स्टेट को पार करके जाएगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अच्छा, आपने सोचा कि ये वाला यहाँ में बहुत समय लग रही है तो मैं एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता हूँ। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या काम करता है कि एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा देता है, ठीक है ना। एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी क्या काम करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है जिसका वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। पहले देखिए आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के इतना ऊपर से जाना पड़ रहा था, अभी हमारा जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी ने क्या किया, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है अपना एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, अपना एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है और रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का काम यही होता है कि एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है जिसका वजह से हमारी रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इतने सारे फैक्टर हैं और 1 by 1 सबका बारे में आपको और डिटेल में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है और आप मेरे साथ साथ में वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट करते रहिए। तो देखिए जो हमारा पहला फैक्टर होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। जो हमारा पहला फैक्टर है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को चेंज करने से क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है क्या? हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आप लोग कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
जैसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हमारे स्मॉल a से a है और स्मॉल b से b है और ये हमारा प्रोडक्ट c बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस। यहाँ में हमारा जो रिएक्टिंग स्पेसिस क्या है, a और b है। तो मान लीजिए यहाँ में हो जाएगा a और यहाँ में हो जाएगा b, और यहाँ में जो पावर होगी, सपोज मान लीजिए a की पावर m और b की पावर n हो गई, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस। ठीक है, और यहाँ में ध्यान से देखिए, यहाँ में हमारा जो ये नंबर जो होता है उस नंबर को स्टेचोमेट्रिक नंबर बोलते हैं या स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो हमारा जो ये नहीं कि यहाँ में जो पावर है उसी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि इसकी पावर m है, n है, m और n में नॉट बी इक्वल टू a और b, क्लियर है ना। तो m और n क्या हो सकता है, a का इक्वल नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है वो क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा। तो यहाँ से आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या लिखना है, k लिखना है, और यहाँ में हो जाएगा a की पावर m और b की पावर n, और यहाँ में k हमारा क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट, और r हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ में हमारा क्या है, a और b क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे हो जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस। ठीक है, तो यहाँ में m और n, यहाँ में देखिए यहाँ में जो नंबर होता है वो इसका पावर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी अलग पावर होगा अदर देन a एंड b, क्लियर है ना। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप ही बताइए, अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आप लोग कंसंट्रेशन a को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, अगर b की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर a b की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन गिवन होगा तो आप उसका रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। देखिए इसी को हम लोग का जो इक्वेशन गिवन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। अगर आपसे कोई बोलेगा रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या बताता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस। देखिए हमारा जो रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, जो रेट और रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस का बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप करता है, जो रिलेशन को बताता है, ऐसे टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। तो आपने क्या समझा कि कोई भी इक्वेशन गिवन है तो रेट लॉ इक्वेशन को हम लोग खुद से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रेट लॉ इक्वेशन जो होती है, रेट लॉ इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, और यहां से ही हम लोग क्या बात करते हैं, ऑर्डर, क्या बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बारे में। तो देखिए हमारा जो ऑर्डर होता है आपका ये क्या है, रेट लॉ इक्वेशन है। तो यहाँ में देखिए जो रेट लॉ इक्वेशन होती है उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वही हमारा ऑर्डर कहलाती है। अगर आपसे कोई बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए का रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो ए की जो पावर होगी वही ऑर्डर होगा ए का रिस्पेक्ट में। अगर आपसे फिर बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी का रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल पूछ दे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पावर का सम हो जाएगा। तो देखिए जो रेट लॉ इक्वेशन गिवन होता है उस रेट लॉ इक्वेशन में
जो कंसंट्रेशन का पावर का सम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब तक आपको रेट लॉ इक्वेशन गिवन नहीं होगा आप उस रिएक्शन का ऑर्डर को बता नहीं सकते हैं। क्लियर है ना? तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? ऑर्डर हमारा एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, क्योंकि जो रेट लॉ लिखते हैं हम लोग वो भी क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। तो हमारा ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है, कॉपी कर लीजिए। तो कोई बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज पावर ऑफ तो देखिए सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन। तो जो हमारा रेट लॉ इक्वेशन होता है उसमें कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर का सम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फिर चलिए अभी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो आप इस नोट्स को लिखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो देखिए हमारा ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर आपका सपोज मान लीजिए यहाँ में पावर ए है और ए से बी बन रहा है और इसका जो रेट आया आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन आ गया। एक्सपेरिमेंटली ऐसा गिवन है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन है। तो आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए अपने कांस्टेंट यूज करेंगे। तो यहाँ में देखिए रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन का बीच में जो रिलेशन दिया है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? रेट लॉ इक्वेशन। और इस रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन का पावर होता है उसी को ऑर्डर बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या हो जाएगी? एन। तो देखिए हमारा जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। ऑर्डर क्या होती है हमारी? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। क्योंकि जो हमारा ऑर्डर होता है वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। आप कोई भी रिएक्शन को देख के आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोला जाएगा, कोई अगर आपसे बोला कि बताइए 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? तो आप बोलेंगे मैं इस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकता, क्योंकि आपको क्या गिवन नहीं है? रेट लॉ इक्वेशन गिवन नहीं है। अगर आपको रेट लॉ इक्वेशन गिवन होगा तो आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ में रेट लॉ इक्वेशन गिवन नहीं है। अगर रेट लॉ इक्वेशन गिवन होता तो आप इसका ऑर्डर बता सकते थे, लेकिन कोई भी इक्वेशन गिवन होगा तो आप उसका क्या नहीं बता सकते हैं? ऑर्डर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर क्या होती है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। अगर वही मान लीजिए आपका यही इक्वेशन का बोलता है कि रेट लॉ हमारा है k × a की पावर 3 b की पावर 6, तो आप बताइए ऑर्डर क्या होगा? तो आप ऑर्डर क्या बता देते? सम ऑफ पावर, जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है उनका पावर का सम 3 + 6, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता? 9 हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात की होती है कि इट मे बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और इवन फ्रिक्शनल। देखिए हमारा जो ऑर्डर होता है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकती है। ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है? देखिए ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 80 से कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉपी कर लीजिए। तो ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए लिखा है R = k × a की पावर 0, तो ऑर्डर क्या हो गया? तो आप बोलेंगे ऑर्डर हमारा क्या है? 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर 0 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारा मान लीजिए यहाँ में क्या हो गया? यहाँ में पावर R = k a की पावर 1, तो आप लोग क्या बोलेंगे? पावर 1 है, तो आप लोग बोलेंगे कि हमारा रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ऑर्डर हो गया 1/2 तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन है।
अगर हो गया पावर 2 तो आप लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसी के बारे में और आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि हमारा जैसे मान लीजिए ए से बी है और इस रिएक्शन का रेट R इज इक्वल टू के ए की पावर n है, और इस समय इसकी हमारा ऑर्डर क्या ही होगा, n किसको बता रहा होगा, ऑर्डर को बता रहा होगा, तो k की क्या यूनिट होगी, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल रहे हैं यूनिट ऑफ k। k हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, क्योंकि आप लोग बताइए अगर आपका रिएक्शन 0 ऑर्डर का है तो उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है, यूनिट दे दिया होता है और पूछेगा कि बताइए इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ में आपका किसका यूनिट निकालना है, के का यूनिट निकालना है। R इज इक्वल टू के ए की पावर n, और आपको यूनिट किसका निकालना है, के का यूनिट निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेट का यूनिट मालूम होता है, क्योंकि रेट क्या होता है बताइए, रेट का यूनिट क्या होता है, मैं आपको यहाँ में याद दिला देता हूँ। रेट इक्वल टू होता था डेल्टा C बाई डेल्टा टी, और डेल्टा C मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम का होता था सेकेंड। तो ये क्या हो जाता था यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा रेट का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और किसका यूनिट निकालना है, के, तो के एज इट इज रहने दीजिए। और ए क्या है हमारा, एक कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ए को क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, लीटर को एल लिख सकते हैं, और इसकी पावर एन हो गई। और आप लोग मैथमेटिक्स में क्या पढ़े हैं, ए अपॉन बी की पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन बी की पावर एन। तो देखो यहाँ में क्या हो जाएगा, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 इज इक्वल टू के, यहाँ में क्या हो जाएगा देखिए, मोल की पावर n डिवाइडेड बाई लीटर की पावर n। तो अब यहाँ से देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 इंटू लीटर की पावर n, और यहाँ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और मोल को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ में हो गया मोल की पावर n इज इक्वल टू के। तो यहाँ में क्या आ गया, के आ गया, और आपको फाइनली यूनिट निकाल देनी है के का। तो देखिए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और आप बताइए यहाँ में लीटर की पावर माइनस 1 और लीटर है तो एक साथ में कर लीजिए, और यहाँ में मोल की पावर 1 है। तो मैं आपको थोड़ा सा रूल, बेसिक रूल याद दिला देता हूँ। देखिए ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, और दूसरा रूल होता है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n होता है, ठीक है। ये 8 की मैथमेटिक्स है जो आपको समझ में आ रही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मोल की पावर 1 माइनस n, और लीटर की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। तो ये यूनिट हो गया k का। तो ये याद रखेंगे, ये आपका यूनिट ऑफ k हो गया। k क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट का यूनिट है। अगर आपको 0 ऑर्डर का पूछेगा n की वैल्यू 0 डालना है, फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा n की वैल्यू 1 डालना है। अगर आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछेगा, यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछेगा तो n का वैल्यू को 0 डालना है। तो आप यहाँ में 0 डालेंगे तो k की यूनिट क्या होगी, देखिए k को यहाँ में n को 0 डालेंगे तो मोल की पावर 1 लीटर की पावर 1, ठीक है। मोल यहाँ में n को 0 डालेंगे तो लीटर की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1 सेकेंड की पावर माइनस 1, और यही रेट का यूनिट होता है। तो जो रेट का यूनिट है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है। कौन सा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए आपका जो रेट था ना, रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर आपका सेकेंड ऑर्डर का पूछा जाए, सेकेंड ऑर्डर के लिए आप n का वैल्यू को क्या डालेंगे, 2 डाल देंगे। तो यहाँ में क्या आ जाएगा, यूनिट मोल की पावर 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1, और यहाँ में लीटर का जगह में क्या हो जाएगा, लीटर की पावर यहाँ में क्या लिख सकते हैं, यहाँ में 2 डालेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, और सेकेंड माइनस 1। तो ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर का निकालना है, फोर्थ ऑर्डर का निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। आपको के की यूनिट याद होनी चाहिए, और के हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर का आप लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। क्लियर है।
तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर अब बताइए, अगर आपसे कोई बोलेगा के को डिफाइन करो, डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करा जाए? तो देखिए, अगर हमारा कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम लोग 1 बोल दें, तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 होगी तो R इज इक्वल टू के 1 की पावर n हो जाएगी, और 1 की पावर n हमारा ऑर्डर होता है, तो n की वैल्यू मान लीजिए हमारा ऑर्डर पॉजिटिव है, हमने माना n ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा 1 की पावर n भी क्या हो जाएगा 1, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम रेट कांस्टेंट इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 है, उस समय जो रिएक्शन की रेट होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। स्पेसिफिक रेट का मतलब रेट कांस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बताएंगे, जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कि अगर हमारा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आपको बोला कि हमने ए का कंसंट्रेशन को थोड़ा सा आप बताएंगे कि ए का कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया, रेट हमारा हो गया डबल, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताना है आपको, क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए का कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो जा रही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, यहाँ में एन का वैल्यू 1 होगा तभी हो पाएगा, क्योंकि ए को आपने डबल किया, जैसे कि आपने ए का वैल्यू को क्या कर दिया 2a कर दिया, ए का वैल्यू को क्या कर दिया 2a कर दिया, और आपका जो न्यू रेट आया R1 वो भी क्या हो जाएगा डबल हो गया। तो देखिए आप यहाँ में R का जगह में R1 डालेंगे, k इंटू ए का जगह में 2a डालेंगे, तो यहाँ में पावर 1 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि न्यू रेट हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स k इंटू ए, और k इंटू ए जो होगा हमारा मान लो न्यू रेट होगा, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं डबल हो गया, पहला का क्या हो गया डबल हो गया, मतलब रेट को डबल करने से, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो जा रही है। आप यहाँ से देखिए बता सकते हैं n का वैल्यू 1 होगा, तो इस समय इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑर्डर हमारा कितना हो गया 1 हो गया। देखिए अगर आपसे कोई बोला ए को डबल किया, लेकिन हमारा रेट क्या हो गया, रेट डज नॉट चेंज, रेट डज नॉट अफेक्ट, बताइए यहाँ में देखिए, आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन हमारा रेट चेंज नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ में n की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। जैसे आपका पास मान लीजिए R इज इक्वल टू के इंटू ए है, मैंने कंसिडर करा कि हमारा रिएक्शन का जो रेट होगा वो ऐसा होगा, और आपने इस कंसंट्रेशन को क्या कर दिया डबल कर दिया 2a कर दिया, लेकिन रेट चेंज नहीं हुआ, मतलब R1 इज इक्वल टू क्या कर दिया k इंटू 2a, समझ में आ गया ना। और आपने यहाँ में n का वैल्यू को 0 डाल दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ में n है और आप n की वैल्यू को 0 डालिए, तो 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू के इंटू 2 की पावर 0 और a की पावर 0, क्लियर है ना। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि कोई भी नंबर की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो देखिए ये तभी पॉसिबल है जब हमारा n की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो रेट को डबल करने से, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोला गया कि ए को डबल किया गया, रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया, रेट कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। देखो यहाँ में 2 करेंगे तो यहाँ में पावर 2 होगा, तभी तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ में कंसंट्रेशन को डबल किया गया, रेट हाफ हो गया, तो n की वैल्यू 1/2 होगी। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन का रेट को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तब तक लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। देखिए इसका डिफिनेशन होता है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल
that collide simultaneously to bring a chemical reaction are called molecularity of reaction। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक ही समय में एक साथ आपस में टकराते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होकर प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यही बोला गया है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमारा जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है, जैसे ए से बी बना तो हमारे कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हुआ, 1। तो इन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे अगर हमारा सपोज A + B गिव्स C बना तो इस समय रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है, 2, क्योंकि A और B आपस में कोलाइड किया है। तो इनको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर हमारा ऐसा लिखा है, देखिए 2A + B गिव्स प्रोडक्ट C, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए इसमें क्या है कि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है तो आप उसका मॉलिक्यूलरिटी को निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो आप उसको क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ऑर्डर जो होता है हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है और मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल डिफाइन होता है। इट इज़ थ्योरेटिकल डिफाइन। अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है तो आप उस इक्वेशन की क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा H2 + I2 गिव्स 2HI, बताइए मॉलिक्यूलरिटी कितना है, तो आप बोलेंगे H2 के 1 मोल और I2 आपस में कंबाइन हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी हमारी हो गई 2, और इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखिए हमारा जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो जनरली 3 से ज़्यादा नहीं होती है, और हमारा जो मॉलिक्यूलरिटी होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा नेचुरल नंबर होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है, इट मे बी 1 2 3 etc। ये हमारा जनरली जो मॉलिक्यूलरिटी होती है 1 2 3 हो सकती है। 3 से ज़्यादा जनरली हमारा जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा जो रिएक्शन होता है जो सिंगल स्टेप में अकर्स होता है उनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 होती है। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती है, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थोड़ी ना 0 हो सकते हैं। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 0 होंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो मॉलिक्यूलरिटी हमारा 0 नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, इसका पीछे का क्या रीज़न है। देखिए 3 मॉलिक्यूल को एक साथ में टकराने का जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है कि 3 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ में टकराएं, इनकी चांसेस बहुत ही कम होती है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि 3 मॉलिक्यूल आपस में टकरा गए हैं तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में 3 बॉल हैं और 3 बॉल को आपने थोड़ा सा हिलाया तो तीनों बॉल का एक समय में एक साथ टकराने का जो चांसेस होगा वो बहुत ही कम होता है। हो सकता है ये दोनों बॉल टकरा जाए, हो सकता है ये दोनों बॉल टकरा जाए, तीनों एक साथ में टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी, अगर आप 4 बॉल रखेंगे तो इसका तो चांसेस रेयरली हो जाता है कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ में एक समय में टकराएं, चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम लोग का जो जनरली मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर नॉट पॉसिबल आर रेयर। आप ऐसा लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयर बिकॉज chances of colliding, because molecularity greater than 3 are rare because chances of colliding more than 3 molecule
more than 3 molecule at a time are very less। 3 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एक साथ में टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्या होती है बताइए, मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, 3 से ज़्यादा बहुत ही रेयर में पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी आपने क्या समझा कि देखिए हमारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक बार डिफरेंस भी बता देता हूँ, फिर इसका बाद हम लोग नीट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ रहे थे। इसका बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी से होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ में क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है, और ये हमारा है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, और ये हमारी क्या होती है, थ्योरेटिकली डिटरमाइन। ये कैनॉट, ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिख सकते हैं। कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी डिटरमाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। और यहाँ में कैन नॉट बी डिटरमाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप उसका मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, इट मे बी 1 2 3। यहाँ में क्या हो सकता है, इट मे बी 0 -1 +1 -2 1/3 -5/3, ऐसा टाइप का फ्रैक्शनल हो सकता है। इट कैनॉट बी 0 और इट मे बी 0। तो ये हमारा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की डिफरेंस हो गई। तो आप इसको कॉपी करिए, और हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का। तो ये 2 क्वेश्चन है, और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका बाद भी। तो देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो आपको क्या यूनिट, आपको मालूम होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट का ऑर्डर क्या होता है, रेट। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अभी आप लोग निकाले भी थे। तो आर यूनिट क्या था बताइए, मोल की पावर 1 - 1, लीटर की पावर क्या होती है n-1, सेकेंड -1, के का यूनिट होता है। और कौन सा ऑर्डर है, n का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर, और यहाँ में क्या हो जाएगा, n को 0 डालेंगे तो लीटर की पावर 0 - 1 और सेकेंड -1 हो जाएगी। तो पहला आंसर मिल गया, मोल लीटर -1 सेकेंड -1। तो पहला का आंसर कौन सा पार्ट सही है, ए पार्ट सही है। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 3। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाई द फैक्टर। देखिए हमारा जो रेट है आर क्या है, देखिए ए का रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, ए का रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2 और बी का रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 3। तो ए का रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 और बी का रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 3 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं R = K, ए का पावर 2 बी का पावर 3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये आपका रेट लॉ इक्वेशन हो गया। और यहाँ में बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। तो आपने ए का वैल्यू को भी 2A कर दिया और बी का भी वैल्यू को 2B कर दिया, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया, डबल। तो हमारा जो न्यू रेट होगा R1 वो क्या हो जाएगा, यहाँ में देखिए 2A का स्क्वायर इंटू 2B का क्यूब हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू रेट होगा, यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4K इंटू, और यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। K यहाँ में हो जाएगा A का स्क्वायर और यहाँ में हो जाएगा B का क्यूब। तो 8 4 से कितना हो जाएगा 32 और K इंटू A स्क्वायर और B क्यूब का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, R हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमारा जो न्यू रेट हो रहा है वो पुराना रेट का कितना टाइम्स हो जाएगा, 32 टाइम्स होगा। कॉपी कर लीजिए।
तो देखिए हम लोग का ड्यूरिंग द काइनेटिक्स स्टडी ऑफ रिएक्शन 2A + B गिव्स C + D फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन। एक्सपेरिमेंट किया गया है, A का कंसंट्रेशन इतना है, B का कंसंट्रेशन इतना है, रेट उतना है, और 2 में 0.3 A का कंसंट्रेशन 0.2 और इस रिएक्शन की रेट इतना है, और 3 में ये रिएक्शन की रेट दिया है। बेस्ड ऑन द एबोव डाटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन गिवन है और इसका आपका रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, और आपको बताया भी गया था कि कोई भी इक्वेशन को देख के उसका रेट को हम लोग उसको रेट को नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि रेट हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। तो ये इक्वेशन का आप लिखेंगे R = K A की पावर X, और जो भी नंबर यहाँ में मान लीजिए, और B की पावर क्या हो जाएगी, Y हो जाएगी। और आप इस इक्वेशन नंबर 1 करिए, और इसको क्योंकि यहाँ में जो 2 है 1 है, इसका पावर नहीं होता है, क्योंकि रेट लॉ हमारा होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी। और यहाँ में क्या नंबर होगा, मैंने मान लिया X और Y, ठीक है। तो और एक्सपेरिमेंट 1 में रेट कितना था हमारा, 6 × 10⁻³ और रेट कांस्टेंट K, और A का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 की पावर X, और B का कितना है 0.1 की पावर Y, और आप इसी को कैपिटल A मान लीजिए। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए। सेकेंड में क्या गिवन है बताइए, 7.2 × 10⁻² = K, और A का कंसंट्रेट 3 की पावर X, और B का वैल्यू क्या होगा 0.2 की पावर Y, और इसका इक्वेशन नंबर 2 होगा। और इसका रेट क्या है हमारा 2.88 × 10⁻⁻1 = क्या है K, और A का कंसंट्रेशन 0.3 की पावर X, और इसका कंसंट्रेशन 0.4 की पावर Y, और आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और यहाँ में देखिए 2.4 × 10⁻² K, और इनका A का कंसंट्रेशन 0.4 की पावर X और इंटू 0.1 की पावर Y है। आप इसको 4 मान लिए। तो ये देखिए ये 4 इक्वेशन का हेल्प से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इक्वेशन नंबर A में पुट कर देंगे तो आपको रेट लॉ इक्वेशन निकल जाएगा। तो देखिए कौन सा इक्वेशन को डिवाइड करा जाए, तो आपको ऐसे ही डिवाइड नहीं कर देना है। देखिए अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे तो x वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 और 4 को। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 में क्या है 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, और हमारा 4 क्या है 2.4 × 10⁻² = क्या हो जाएगा K × 0.1 की पावर X इंटू 0.1 की पावर Y डिवाइडेड बाई K × 0.4 की पावर X और 0.1 की पावर Y। तो देखिए यहाँ से 0.1 की पावर Y तो कट जाएगी, K से K कट जाएगा, और यहाँ में देखिए 10⁻³ है तो इधर में लेके आ जाइए, तो ये हो सकता है 6 और 2.4 × 10⁻1, ठीक है। यहाँ में देखिए 10⁻³ जब इस साइड में आ जाएगी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10⁻² + 3, और -2 + 3 कितना ही हो जाता है 1 हो जाता है, तो 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ में 0.1 की पावर x और 0.4 की पावर x, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 की पावर x लिख सकते हैं। तो देखिए 10 से जब इंटू होगा तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 24, और यहाँ से 0.1 और 0.4 को आप लिख सकते हैं 1/4 की पावर x, तो 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24। तो फाइनली आपका यहाँ से देखिए यहाँ से थोड़ा सा जगह की कमी है, तो फाइनली हमारा क्या हो गया 1/4 = 1/4 की पावर x। तो यहाँ में 1/4 की पावर कितनी है, तो पावर को कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपको याद रखना है कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। आप मेरे साथ में पॉज कर लीजिए और आप इसको कॉपी करिए। तो चलिए मैं आगे सॉल्व कराता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आपने 1 और 4 को डिवाइड करके x की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं बताइए 1 निकाल चुके हैं। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना होगा, तो ये 4 का कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करिए। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 7.2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2.88 इंटू 10 की पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y k इंटू 0.3 की पावर x और ये हो जाएगा 0.4 की पावर y। तो देखिए यहाँ से क्या कट जाएगा, ये x वाला टर्म कट जाएगा और देखिए यहाँ में 10 की पावर -2 है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 2.88 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 2, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर इधर में जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.4 की पावर y हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 7.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2.88 इंटू 10 हो जाएगा और देखिए अब इसको 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 की पावर y हो जाएगी। इतना बेसिक मैथमेटिक्स आपको मालूम होगी। ठीक है, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। देखिए हम लोग का जो स्टार्टिंग में x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 और हमारा r इज इक्वल टू k a की पावर x था और b की पावर y थी और आपने इसको इक्वेशन नंबर a का नाम से जाने थे और x की वैल्यू 1 आई थी, याद रखिएगा। तो अब देखिए अब जब 10 से इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 28.8 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 की पावर y हो गई और जब 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 डिवाइड बाई 288 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y और देखिए 72 4 जा होता है 72 4 जा 288, क्योंकि 4 2 जा 8 7 4 जा 28। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, तो 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 2 आ गई। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 और इस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 को इक्वेशन a में पुट करिए। तो a क्या था हमारा r इज इक्वल टू k, a का वैल्यू क्या था बताइए, a की पावर x थी, x की वैल्यू 1 हो गई और b की पावर क्या थी y और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो करेक्ट आंसर हम लोग का कौन सा है, डी है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक इक्वेशन है जो नीट 2017 में आया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको क्या बताना है कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है और ये इक्वेशन हमारी 3 स्टेप में हो रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन का हमको ऑर्डर बताना है। तो आप लिखेंगे r इज इक्वल टू के और यहाँ में क्या है बोलिए x2 की पावर x और यहाँ में a भी ले लीजिए क्योंकि यहाँ में x और y है और यहाँ में हमारा क्या हो जाएगी y2 की पावर क्या हो जाएगी b हो जाएगी। ठीक है, और हमारा देखिए जो रिएक्शन स्लो होता है वहीं से रेट लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन स्लो होती है वही क्या होती है हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, वहीं से हम लोग रेट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो रेट डिटरमाइन हमारी यहाँ से होगी और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो भी रिएक्शन हमारी स्लो होती है वहीं से रिएक्शन की रेट डिटरमाइन होती है। तो इसका रेट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए r इज इक्वल टू के, r इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा y2। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे y2 की यहाँ में पावर क्या ही हो रही है 1, तो b का वैल्यू तो 1 होगा, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन x की वैल्यू हमको नहीं मालूम चल रही है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x कहाँ से निकाला जाए, देखिए आपका इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है। तो x जो निकलेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 से निकलेगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन दिया है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ x2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2। तो x की वैल्यू क्या हो गई बताइए, कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ में जो 2 होगा यहाँ में जाके क्या होगा पावर हो जाएगा। और इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो आप अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका जो रिएक्शन का रेट होगा वो k इंटू x का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये देखिए आप पावर को इसको क्या भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको क्या भी लिख सकते हैं कि स्टेप में kc की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 की पावर 1/2 और इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो
तो x का जगह में आप लोग क्या लिखेंगे, k इंटू के सी की पावर 1/2 इंटू x2 की पावर 1/2 इंटू यहाँ में क्या है y2 है। तो देखिए k हमारा क्या है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, और kc क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू के डैश x2 की पावर 1/2 और y2 की पावर क्या हो गई 1। और स्टार्टिंग में आप यही लिखे थे कि जो हमारा रेट होगा वो k इंटू x2 की पावर a और y2 की पावर b होगा। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2 और b का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इस रिएक्शन का जो हमारा ऑर्डर होगा, देखिए इधर में मैं यहाँ में सॉल्व कर रहा हूँ, ऑर्डर क्या हो जाता है हमारा, ऑर्डर a प्लस बी, और a का x2 की पावर a था, यहाँ में देखो x2 की पावर 1/2 हो गई है, तो 1/2 प्लस 1, तो 0.5 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1.5। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो गया वो 1.5 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।